हेलो ड्यूज एंड क्यूरियस, मैं हूं आशुतोष AR16 CA फैन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल। और आज अपन करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक का डिस्कशन जो शायद हर कोई नहीं करता है। आपको बहुत ही कम वीडियोस के रिगार्डिंग मिलेंगे, बट ये सबसे ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक होता है एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो से आपके 15 से 20 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था ये वीडियो मैं इतनी जल्दी रिकॉर्ड करूँगा। एक्चुअली मैंने सोचा था कि शुरू में मैं कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज एंड गाइडेंस वीडियोज़ वगैरह लाऊंगा, बट मुझे इतने सारे डीएम्स आए रिगार्डिंग दिस वीडियो, तो मैंने सोचा भैया इस वाली वीडियो को तो मुझे पहले रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। ठीक है, तो बिफोर बिगिन थोड़ा सा एक मैं बता दूं कि आज एक्चुअली मैं कहीं बाहर हूँ एंड मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहावना हो रखा है। सुहावना से आई मीन कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है एंड बिजली वगैरह कड़क रही है। तो अगर बैकग्राउंड में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो आई एम जस्ट वेरी सॉरी फॉर दैट। अभी तो इवन लाइट भी नहीं आ रही, मैं पंखे में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा यार देख लेना। तो विदाउट फर्दर डू अपन चालू करते हैं इसको। तो देखो, एक तो अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई एम प्रिटी श्योर कि 95% प्लस लोग जो ICAI स्टडी मैटर्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, अपने जो आपका फैकल्टी मटेरियल है उसे फॉलो कर रखे होंगे। एंड इवन मैंने भी अपने फैकल्टी मटेरियल को ही फॉलो किया था। बट आपको किसी भी पर्सन पे, इवन मुझ पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब एक बार आपको ICAI बुक से मैपिंग करनी चाहिए, फिर एक बार आपको इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जो आपका मटेरियल है क्या वो 100% आपके लिए सही है। तो वो चीज़ आपके लिए हमेशा होनी चाहिए। अब देखो, इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या चीज़ की जरूरत है? सबसे पहले इस चीज़ के लिए अपन को जरूरत है एक टारगेट क्लैरिटी, कि अपना टारगेट क्या है। अपना टारगेट है CA बनना या अपना टारगेट है CA विद रैंक। देखो, दोनों ही टारगेट में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं। तो जिसका जो भी टारगेट है इट्स टोटली फाइन, बट वहाँ पे फिर अपन को अलग अलग तरीके से वर्किंग करनी पड़ेगी। तो देखो, अगर आपका टारगेट है कि आपको CA बनना है, अगर आपका टारगेट है कि आपको CA बनना है, तो उस केस में आप एक तो शॉर्ट मटेरियल फॉलो कर सकते हो, और आपको उस केस में कोई भी एडिशनल एफर्ट इन ऑप्टिमाइजिंग द मटेरियल या फिर मैपिंग द मटेरियल आपको नहीं देने की जरूरत है। शॉर्ट मटेरियल से मेरा क्या मतलब है? अराउंड 250 to 300 पेजेस का जो मटेरियल होता है, या फिर इससे भी थोड़ा कम होगा तो चल जाएगा। तो ये मटेरियल आप फॉलो कर सकते हो, ये वाला मटेरियल आप फॉलो कर सकते हो। एंड उसके अलावा आपको एडिशनल कोई भी मैपिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अपना जो एग्जाम आता है वो 118 मार्क्स का आता है। तो अगर उसमें से 10-15 मार्क्स का आपके मटेरियल में से नहीं भी आ रहा, तो भी 103 का तो आ रहा है। एंड आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट उस केस में 60 प्लस होना चाहिए। ठीक है, 60 मार्क्स तो एटलीस्ट आपको टारगेट करनी चाहिए। इवन इफ अगर आपका पास का भी टारगेट है ना, तो 40 मार्क्स का टारगेट आप कभी लेके मत चलना, क्योंकि अगर आप 40 मार्क्स का टारगेट लेके चलोगे तो मोर देन 90% ऑफ सिचुएशन आप रियलाइज करोगे कि 40 मार्क्स आपके आ ही नहीं रहे। तो 60 मार्क्स का तो एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए। एंड अगर आप एक ऐसा मटेरियल फॉलो करते हो जो कि इस कैटेगरी में फॉलो करता है, तो डेफिनेटली आप 60 मार्क्स में सिक्योर कर सकते हो। शॉर्ट मटेरियल से देखो, एक तो क्या होगा कि आप उसका मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे। अगर आपका बड़ा मटेरियल होगा तो हो सकता है आप थोड़े रिवीजन कम कर पाओ, तो आप ज़्यादा से जितने ज़्यादा आप रिवीजन करते हो उतने ज़्यादा चांस होते हैं कि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। तो देखो, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 5-10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का आपके मटेरियल में से नहीं भी आता, तो भी आई थिंक इसमें कोई इश्यूज आपको होने वाले हैं नहीं। क्वेश्चन बैंक की मार्किंग तो आपको जरूर से करनी पड़ेगी, एंड वो अपन कैसे करेंगे उसका मैं एक डिटेल सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि जब मैंने ऐसे क्वेश्चन बैंक मार्किंग, तो इसका सिर्फ इतना सा ये मतलब होता है कि जो क्वेश्चन अपन को नहीं आ रहे या फिर जो लास्ट ईयर रिवीजन के लिए रिलेवेंट है, बस उसको अपन मार्क कर लें। देखो, वैसा नहीं होता। उसमें अपन को काफ़ी और चीज़ें भी करनी होती हैं, जो कि मैं आपको अपने वीडियो में समझाने ही वाला हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसके बाद अपन आते हैं कि अगर आप रैंक का टारगेट कर रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है। देखो, मैं एक बात बता दूं कि जो भी मैंने मटेरियल फॉलो किया था ना, तो उसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइजेशन की थी, मैपिंग वगैरह इसी के साथ की थी। लेकिन उसके बाद भी किसी भी केस में मेरा मटेरियल 270-280 पेजेस से ज़्यादा नहीं था इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, 5 सब्जेक्ट अपने थे एक्सक्लूडिंग द IBS, तो 5 के 5 सब्जेक्ट में मेरा 270 या 280 पेजेस से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में मटेरियल नहीं था। एंड ऑनेस्टली सेइंग कि एक भी मार्क्स का जो क्वेश्चन है इन द एग्जाम, वो मेरे मटेरियल में से नहीं आया। बस जो मेरा मटेरियल था प्लस जो मैंने मार्किंग वगैरह की थी, उसके बाहर से एक मार्क्स का भी बाहर नहीं आया। तो आई एग्जैक्टली नो कि आपको किस तरीके से मैपिंग करनी है या फिर किस तरीके से आपने अपने मटेरियल को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, AFM को लीव करके। ठीक है, AFM वैसा पेपर था कि उसमें तो डेफिनेटली मतलब कोई चाहे कितना ही कुछ कर लेता, उसका मतलब 100% तो ऐसा नहीं हो सकता था कि उसको 100% पूरा ही आता हो। तो उसको लीव करके मतलब एक भी मार्क्स का मेरा मटेरियल में से बाहर का नहीं आया। तो देखो, आपको ऑप्टिमाइज तो ठीक है, आप ऑप्टिमाइज कर लोगे नोट्स एंड क्यूबी को, लेकिन हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको ये चीज़ें कब करनी है, ठीक है, और कितनी करनी है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। तो कब करनी है, तो देखो ये आपको तभी करनी है जब आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उस सब्जेक्ट की। एंड ये कब होगा, जब आपने 1 से 2 रिवीजन कर लिया सब्जेक्ट के। 1 से 2 अगर आपने रिवीजन कर लिए तो उसके बाद आप ये चीज़ें कर सकते हो, कि उससे अगर पहले आप करते हो तो पहली बात अब आप ये कर ही नहीं पाओगे, और करते भी हो तो रिलायबिलिटी नहीं रहेगी कि आपने 100% सही किया है कि नहीं किया। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी चाहिए सब्जेक्ट की। दूसरा अपन को कितना करना है, तो देखो कितना करना है ये डिपेंड करेगा, एक तो आपके पास टाइम कितना है, और दूसरा आप मटेरियल क्या फॉलो कर रहे हो। देखो टाइम की क्या रिलेवेंस है कि देखो अल्टीमेटली आपको अपना एग्जाम देना है, एंड एग्जाम में मल्टीपल रिविजन होना बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप आईसीए बुक से मैपिंग ही करते रह जाओ या फिर अपने मटेरियल को ऑप्टिमाइज ही करते रह जाओ और आपका एग्जाम ही आ जाए, तो वो चीज़ भी अपन को नहीं करनी। कितना करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा मैं उसका आगे भी आपको बताऊंगा, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो। और कब करना है मैंने आपको बता दिया कि 1 से 2 रिवीजन के बाद, या फिर आपको जब भी एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए सब्जेक्ट की उसी के बाद आपको ये करना है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि जो आपका मटेरियल होता है ना, वो आपका 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कि आपका थोड़ा छोटा मटेरियल हो, एक हो सकता है आपका वेरी लार्ज मटेरियल हो। शॉर्ट मटेरियल का क्या मतलब है, 250 पेजेस से लेस का जो मटेरियल है। अब देखो 250 पेजेस से लेस का जो मटेरियल है उसका मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत सारी चीज़ छूटी हुई होंगी। उसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि आपके पास एटलीस्ट एक इंसेंटिव है कि आप 10, 20, 30 पेज बढ़ा भी लो तो भी आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो उस केस में आपको आईसीए मटेरियल से मैपिंग करनी पड़ेगी, उस केस में आपको आईसीए मटेरियल से मैपिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं उसको अपन थोड़ा सा अपन देखते हैं। एक थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ बिफोर कमिंग ऑन टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब जैसे ये रिसेंट एग्जाम्पल है जो May 2026 का एग्जाम हुआ, उसके एग्जाम्पल है, उसको आप इंडिविजुअली भी वेरीफाई या चेकआउट कर सकते हो। तो इसे क्वेश्चन नंबर 6A आया। ठीक है, अब ये आपका सेक्शन 79(1)D का क्वेश्चन था। अब ये सेक्शन 79(1)D था, ये जो ओरिजिनल मटेरियल जो मैं फॉलो कर रहा था उसमें नहीं था कहीं भी। ठीक है, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे आईसीए बुक से मैपिंग कर रखी थी, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने पेंसिल से मार्किंग की थी, तो इसका मैंने अलग से यहाँ पे खुद से ही मार्क करके लिख लिया था कि यार ये चीज़ मेरे मटेरियल में नहीं, तो एटलीस्ट मैं तो मार्क कर लूँ, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं इसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे मार्क कर ली थी। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप रैंक के लिए टारगेट कर रहे हो ना तो आपके लिए एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मेरी रैंक 16 है, तो जिस पर्सन की रैंक 15 है ना उसमें और मुझे सिर्फ 1 मार्क्स का डिफरेंस है। जिस बंदे की रैंक 49 है उसमें और मुझे सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस है। इसी तरह जो रैंक 2 और 3 का अगर आप देखोगे तो उसमें भी शायद 3 या 4 मार्क्स का डिफरेंस है। एंड एक मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी देखी थी कि शायद किसी के 394 मार्क्स आए थे एंड उसकी रैंक नहीं आई, जबकि रैंक जो आई थी 395 मार्क्स पे आई थी। तो आप समझ रहे हो ना कि एक एक मार्क्स अपने लिए कितना ज़्यादा रिलेवेंट रखता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, तो अगर यहाँ पे मेरे 6 मार्क्स छूट जाते तो आप देखोगे कि मेरी रैंक कितनी नीचे हो सकती थी। सिमिलरली एक और मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने 1-2 यहाँ पे रखे हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या इसके रिलेवेंस है। तो अब ये ऑडिट का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2C था आपका। ठीक है, क्वेश्चन 2C में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, एंड ये वाला भी मेरे मटेरियल में कवर नहीं था, बट क्योंकि मैंने पहले से मैपिंग कर रखी थी तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने 5 पॉइंट पहले से इसके यहाँ पे नोट डाउन कर रखे थे, जिसमें से अगर मैं कोई भी 4 भी लिख देता तो मुझे यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। और मैंने लिखे भी, मैं आपको आरटीआई की जब मेरी कॉपीज आएंगी तो उसमें मैं आपको शो कर दूंगा। तो अगर आप देखोगे तो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स तो यहीं पे डिफरेंस पड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 ही एग्जांपल लिए, इससे के अलावा और भी आपके एग्जांपल हो सकते हैं, एमसीक्यूज वगैरह हो सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा आपके लिए रिलेवेंट हो जाती है अगर आप शॉर्ट मटेरियल फॉलो कर रहे हो। अगर आप बड़ा मटेरियल फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए क्यों रिलेवेंट होगी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अब अपन दूसरे पे आते हैं। अगर आपका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, बड़ा का मतलब 300 पेजेस से ज़्यादा का अगर आपका मटेरियल है, तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ कि अगर आप देखोगे तो आपके पास जो 1.5 डेज बिफोर एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके पास अराउंड 20 to 23 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स कर लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने पेजेस एक आवर में कर सकते हो। देखो मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि 10 से 15 पेजेस आप एक आवर में कैसे भी नहीं कर सकते, कितना ही आपने रिवीजन कर लिया हो। ठीक है, तभी आपका एक इफेक्टिव स्टडी हो पाएगी उस 1.5 डेज में। तो उस अकॉर्डिंग आपको मटेरियल रखना है ना। अगर आप देखोगे तो 300 पेजेस से ज़्यादा उस केस में मटेरियल नहीं होना चाहिए। एंड ये भी मैंने थोड़ा ज़्यादा खींच के बोला है। ठीक है, मतलब ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में तो ऑनेस्टली सेइंग कि 260-270 पेजेस से ज़्यादा आपका मटेरियल होना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज आप उसे कभी 1.5 डेज में रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। जो बाकी आपके सब्जेक्ट है उसमें फिर भी आप 300 पेजेस तक मटेरियल रख सकते हो। जितने ज़्यादा आप पेजेस रखोगे उतना ज़्यादा एक आपका ड्रॉबैक रहेगा कि उस केस में फिर आप उतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम सॉल्व कर पाओगे राइट बिफोर द एग्जाम्स, एंड वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है। तो ये एक चीज़ है। अब जब भी मैं मटेरियल को, अब अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मटेरियल है तो उसको आपको शॉर्टन करना, एंड जब भी मैं बोलता हूँ कि शॉर्टन करना पड़ेगा तो काफ़ी लोग इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना है या फिर आपको क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना है।
तो देखो मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा कि आपको जब आप शॉर्ट कर रहे हो मटेरियल को तो आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करो या क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करो। आपको हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी तो लेके चलनी पड़ेगी, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आपको एक रियलाइजेशन आना चाहिए कि जब भी अपन पढ़ते हैं ना, देखो अपन एक नॉलेज के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, बट एक पॉइंट पर आकर अपन को एग्जाम ओरिएंटेड सोचना पड़ेगा एंड क्या चीज़ कितने रेलिवेंट है ये अपन को हमेशा पता होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ऐसा होगा कि अपन बस मेहनत ही कर रहे हैं, अपन को ये नहीं पता है कि अपन क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा अपन को पता होनी चाहिए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका कोई मटेरियल बड़ा है ना, तो देखो उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सी फाइनल कोई भी सब्जेक्ट हो 272 पेजेस में 270 से लेकर 280 पेज में डेफिनेटली वो सम अप हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर बड़ा है तो उसके सिर्फ दो ही रीज़न होते हैं। एक तो ये रीज़न होता है कि उसकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है, ठीक है, प्रेजेंटेशन सही नहीं है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे देने वाला हूँ। दूसरा ये हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट कंटेंट है जो कि आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। और ये अपन कैसे देखेंगे कि एग्जाम पर्पज़ के लिए रिलेवेंट नहीं है, ये मैं आपको शॉर्टली बताने वाला हूँ। लेकिन पहले अपन आते हैं कि अगर आपका लार्ज शॉर्ट मटेरियल है तो उसे आप बड़ा कैसे करोगे, बाय मैपिंग विद दी आईसी मटेरियल, और किस तरीके से अपन को मैपिंग करनी है। तो देखो अब देखो इस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा ये देखना है कि अगर आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तब तो आप 100% मैपिंग कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम अवेलेबल है तो आप थोड़ी थोड़ी मैपिंग कर सकते हो। अब उसको अपन को कैसे करना है, देखो पहली चीज़ तो ये जो मैपिंग वाली चीज़ है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा तभी क्लियर होगी जब आपने एटलीस्ट कुछ प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर देख रखे होंगे। अभी मुझे इतना ज़्यादा क्यों क्लियर है, क्योंकि मैंने हर एक सब्जेक्ट में अराउंड 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर, MTPs, RTPs ये सब सॉल्व कर रखी थी। तो मुझे पता था कि आईसी किस टाइप से क्वेश्चन टारगेट करता है, किस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं। तो उस टाइप की चीज़ों की मैंने मैपिंग करी थी। अब देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है उसमें कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जो शायद आपके मटेरियल में नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में आ सकते हैं या फिर पिछले पूछे गए, तो उनको भी आप डायरेक्टली मैप कर सकते हो। उनको डायरेक्टली आप अपने स्टडी मटेरियल में से मार्क करके डायरेक्टली अपनी बुक में लिख सकते हो, या फिर कुछ भी पेज वगैरह स्टिक कर सकते हो, स्टिकी नोट्स वगैरह लगा सकते हो। तो एक तो वो चीज़ होती है। दूसरा ये होता है कि अब देखो जब भी आप मैपिंग करने जाओगे ना, उसमें दो चीज़ हो सकती हैं। एक तो है कि पूरा पूरा टॉपिक ही आपके फैकल्टी के मटेरियल में अवेलेबल नहीं है, या फिर ये हो सकता है कुछ टॉपिक तो अवेलेबल है लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके फैकल्टी मटेरियल में अवेलेबल नहीं है। तो देखो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो सिर्फ आप वही वाले टॉपिक्स को ढूंढो जो कि पूरा पूरा टॉपिक आपके फैकल्टी मटेरियल में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको सिर्फ पेजेस को पलटना पड़ेगा, ठीक है, आईसीए बुक के भी और आपके फैकल्टी बुक के भी, मतलब दोनों को आपको कंपेयर करना है। एंड जो जो टॉपिक्स आपको नहीं दिख रहे आपके मटेरियल में और जो आपको लगता है रिलेवेंट है उनको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरा एक केस हो सकता है कि चलो टॉपिक तो आपकी दोनों में है लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक लाइंस हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है वो आपके फैकल्टी मटेरियल में नहीं है। अब उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी ऐसी मटेरियल की, एंड फिर आपको देखना पड़ेगा क्या ये चीज़ मेरे फैकल्टी मटेरियल में भी कवर्ड है। अब देखो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाने वाला है, एंड ये मैं तभी रिकमेंड करूँगा कि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। मेरे पास सफिशिएंट टाइम था तो मैंने ये चीज़ करी थी, बट मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि अल्टीमेटली इसमें थोड़ा आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है। और मैं कैसे करता था, मैं ऐसा नहीं करता था कि मैंने एक बार एक मटेरियल ले लिया एंड 2-3 दिन वही चीज़ें करे जा रहा हूँ। मैं रोज़ आधा एक घंटा देता था बस, इससे ज़्यादा नहीं देता था। मुझे था कि रोज़ अपन को 1 घंटा देना है, इसमें जितना अपना मैप हो जाए उतना ठीक है, बाकी अपन बाद में करेंगे। तो इस टाइप से मेरी अप्रोच रहा करती थी। तो मतलब वही आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मतलब अगर आपको कुछ अलग लगता है कि यार आपको तो एक बार बैठ के सब कुछ करना है तो वैसा भी आप कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा धीरे धीरे करो, ताकि फिर उससे क्या होता है कि अपना एक माइंड भी कंजस्टेड नहीं होता। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। अब देखो मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो देखो जैसे ये वाला एक टॉपिक है कि आई थिंक जैन 2026 का जो IDT एग्जाम हुआ था उसमें ये पुट ऑन हुआ था। अब ये मैंने पहले से लिख रखा था लेकिन ये मेरे फैकल्टी मटेरियल में अवेलेबल नहीं था। अगर आप इसे ICAI बुक में आके देखोगे तो ये आई थिंक जो आपका लास्ट एक चैप्टर होता है मिसलेनियस जिसमें टॉपिक्स रहते हैं उसमें ये अवेलेबल है वाला टॉपिक। तो जब भी आप मटेरियल देखोगे ना ICAI मटेरियल का, तो उसमें काफ़ी सारे आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको पॉइंट्स में दे रखे हैं या फिर इस तरीके से डायग्राम्स बना के दे रखे हैं। तो 90% केसेस में जो भी आपके पॉइंट्स में जो टॉपिक्स होते हैं या फिर जो डायग्राम बना के दिए होते हैं ये हमेशा आपके रिलेवेंट होते हैं। तो एक तो इनको आप मार्क करते हो चलो, ठीक है। अब कुछ एक केसेस हो सकते हैं जहाँ पे ये टॉपिक्स रिलेवेंट नहीं हो, स्पेशली ऑडिट, क्योंकि ऑडिट में ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स आपको, बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स आपको पॉइंटर्स में या फिर इस तरह के डायग्राम फॉर्म में दे रखे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक खुद की रेशनल अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी कि क्या ये रिलेवेंट है। एंड क्या रिलेवेंट है ये अपन कैसे देखेंगे,
देखो रिलेवेंट तो हर कुछ होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है क्या ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पुट ऑन हो सकता है। मैंने ये सोचा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन 6 में क्योंकि थ्योरी टॉपिक्स आता है या फिर क्वेश्चन 5 में थ्योरी टॉपिक्स आता है, तो उनमें जरूर से आ सकता है, ये सोच के मैंने मार्क किया था। ठीक है, लेकिन कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप सोचोगे कि यार ये तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता, ये तो मतलब एग्जामिनर कैसे ही पूछेगा एग्जाम में, तो उन चीज़ों को फिर आपको इग्नोर करते चलना है। उसके भी एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ आगे। तो एक तो ये हो गया, ये तो हो गया कि पूरा पूरा टॉपिक है आपके मटेरियल में अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, आईसीए बुक का एक एक पेज पलटो, अपनी फैकल्टी मटेरियल का एक एक पेज पलटो, एंड वहाँ पे फिर आप देखते जाओ कि कौन सा ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके मटेरियल में अवेलेबल नहीं है और कौन से रिलेवेंट भी हैं, तो उनको आप साइड बाय साइड नोट करते जाओ। दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि अब जैसे ये है, ये ई वे बिल चैप्टर है आईटीटी का, तो इसमें ये 2-3 चीज़ें, ये मेरे बुक में टॉपिक तो अवेलेबल है, लेकिन इसमें कुछ एक पॉइंटर्स ऐसे हैं जो मेरी बुक में नहीं है। ठीक है, अब इन्हें आप कैसे मार्क करोगे, तो देखो इसके लिए आपको एक लाइन पढ़नी पड़ेगी आपके आईसीए के मटेरियल की, एंड आईसीए मटेरियल की जब आप एक लाइन पढ़ रहे हो और आपका फैकल्टी जो मटेरियल है उसकी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको दिख जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो शायद आपने पहली बार पढ़ी है या फिर आपने पहले पढ़ी ही नहीं थी, तो उन चीज़ों को फिर आपको मार्क करते रहना है, प्रोवाइडेड वो एग्जाम रिलेवेंट हो। अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक ये पॉइंट होता है कि जो ई बिल की वैलिडिटी है, ये पार्ट बी में जो फर्स्ट एंट्री हो जाती है तब से ये स्टार्ट होती है। अब ये वाले मेरे मटेरियल में नहीं थी, लेकिन मुझे लगा ये एग्जाम पर्पज़ के रिलेवेंट है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, उसके अलावा सिमिलरली ये वाला पॉइंट है कि अगर आपका एक बार ई वे बिल में कुछ एरर रह गया तो उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, उसको आपको कैंसिल करके न्यू ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया था, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया था। ठीक है, थोड़ा मैंने पेंसिल से लिख रखे हैं तो हो सकता है आपको क्लियर ना दिखें, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं एक्चुअली पेंसिल से मार्क करता था अपनी बुक्स में। दूसरा एक ये वाला है, ठीक है, कि एक बार आपके ट्रांसपोर्टर ने कुछ भी अपडेट कर दिया ये बिल को, तो आप ट्रांसपोर्टर को चेंज नहीं कर सकते, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया था। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक एक लाइन भी काफ़ी बार रिलेवेंट हो जाती है, बट ये आपको तभी करना है आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, अदरवाइज आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप ये चीज़ें कर पाओ। ठीक है, तो एक तो अब अपना ये कंप्लीट हो गया कि अगर अपना शॉर्ट मटेरियल है तो उस केस में अपन किस तरीके से मैपिंग करेंगे और कितनी मैपिंग करेंगे एंड क्या इसका रिलेवेंस है, ये सब मैंने आपको बताया। अब अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा मटेरियल है, देखो मैंने आपको बताया कि अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा मटेरियल है ना, तो आप 1.5 डेज में से कवर ही नहीं कर पाओगे। एंड ऑनेस्टली सेइंग अगर आपने 7-8 रिवीजन पहले करे हुए हैं तो भी अगर आप 1.5 डेज में किसी चीज़ को रिवाइज करके नहीं जा रहे हो तो आप एग्जाम में से नहीं लिख पाओगे। ये बात मैंने खुद सी इंटर में रियलाइज की थी, एंड इस बात को फिर मैंने अपने सी ए फाइनल में करेक्ट किया। ठीक है, तो देखो ये चीज़ होती है कि जो मैंने गलती करी ना वो मैंने अपने सी ए फाइनल में करी। अब मेरा पर्पज़ यहाँ पे क्या है कि जो शायद मैंने पहले गलतियाँ करी वो आप ना करो, आप उन्हें डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं हर वीडियो में बोलने की सोचता हूँ बट मैं बोलना भूल जाता हूँ कि अगर मेरी वीडियो से अगर आपको 1% भी कहीं लगता है ना कि आपकी चीज़ में आपकी पढ़ाई में या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐड हुआ, तो आप उसका कंसिडरेशन के रूप में आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ना ऑनेस्टली इट वुड मीन अ लॉट टू मी, क्योंकि देखो जितनी मेरी रैंक पे मैंने सेलिब्रेट किया ना, मैं हर एक सब्सक्राइबर को उतना ही सेलिब्रेट करता हूँ। तो मतलब अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। तो मतलब अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप उस चीज़ को कर सकते हो ना, अगर आपको ख़राब भी लगता है तो ऑनेस्टली आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हो, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ पे वर्क करूँ एंड मैं उसे पॉजिटिवली लेने की कोशिश करूँगा, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो अब अपन आते हैं कि अगर अपना बहुत ही बड़ा मटेरियल तो फिर अपन क्या करेंगे। तो देखो अपन को उसे शॉर्टन करना है। अब शॉर्टन मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें हो सकती हैं आपकी, या तो प्रेजेंटेशन खराब है या फिर आपने बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट पॉइंट ले रखे हैं। तो उन चीज़ों को अपन किस तरीके से देखेंगे, तो उसका देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये वाला टॉपिक है कस्टम्स में वैल्यूएशन में रूल 10(1) और रूल 10(2). ठीक है, यहाँ पे अपन कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। अब मैंने क्योंकि मेरे पास काफ़ी बार स्टूडेंट्स वगैरह के डाउट वगैरह आते हैं, तो मैंने काफ़ी मटेरियल देखे हैं 2-3 फैकल्टीज़ के। तो अगर आप उनमें देखोगे, इवन इफ अगर आपके पास भी वही मटेरियल हो, तो आप देखोगे कि उनमें ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इतना बड़ा दे रखा है, इतना इस तरीके से दे रखा है कि स्टूडेंट एक बार देखते ही घबरा जाए। जबकि आप देखोगे तो ये इतना सिंपल सा टॉपिक है, इतना सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इतना बड़ा उनकी बुक्स में दे रखा है। तो आपको हमेशा एक तो प्रेजेंटेशन नीट रखनी है। अब देखो अगर आपने ऐसा मटेरियल फॉलो कर लिया इसमें प्रेजेंटेशन इस तरीके से, तो फिर आपको खुद से ये अलग से नोट डाउन साइड में अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप अपनी प्रेजेंटेशन सही कर सकते हो। क्योंकि ऑनेस्टली जिस टाइप की उन मटेरियल में प्रेजेंटेशन है उस तरीके से आप इस सिलेबस को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है। अब अगर आप ये देखोगे तो ये वाला तो फिर भी मैंने अपने
शॉर्ट्स जो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं उसके पर्पज़ के लिए बनाया था, एंड वहाँ पे 180 सेकंड्स की लिमिट होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो एक दो क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट मैंने फिर भी यहाँ पे मिस कर रखे हैं, बट वो भी ऐसे है कि 3-4 लाइन से ज़्यादा मैंने यहाँ पे मिस नहीं कर रखे। तो अगर मैं वो भी ऐड कर दूंगा तो आप देखो कितना छोटा सा ही एक टॉपिक रह जाएगा जो शायद आपकी बुक्स में बहुत ही बड़ा दे रखा हो। तो एक तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है, ठीक है। अब एक तो ये हो गया कि आपको प्रेजेंटेशन अपनी प्रॉपर रखनी है। एंड देखो आप बोलोगे कि यार ये तो आपने एआई से बनाया, तो देखो यहाँ पे मैंने कोई भी एआई का यूज़ सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि ये जो आपका डिज़ाइन वगैरह दिख रहा है ना ये सब आ जाए। बाकी ये मैंने खुद अपने हाथ से टाइप वगैरह किया एक्सेल वर्ड्स पे, तो उसी से मैं अपने शॉर्ट्स के जो एक कंटेंट होता है वो बनाता हूँ। तो एक वो रहता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका इरेलीवेंट कंटेंट, अब ये भी मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से मंगाया है। तो देखो क्योंकि मैंने ऑनेस्टली मैंने ये वाले फैकल्टी जो भी है, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये मैंने खुद ने फॉलो नहीं किए थे, तो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से मंगाए थे कि यार तुम मुझे एक बार अपना मटेरियल दे दो, अगर उसमें कुछ भी मुझे ऐसा लगा जो मेरी वीडियो में शायद मैं इंक्लूड कर सकता हूँ तो मैं जरूर से इंक्लूड कर दूंगा। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, ये जीएसटी का पॉइंट है। तो जीएसटी में पर्सन की डेफिनेशन होती है। अब आपको पर्सन की डेफिनेशन आपके स्टडी मटेरियल में दे रखी है, ये शायद कुछ तो समरी बुक या ऐसे कुछ था उस फैकल्टी का, उन फैकल्टी का। तो देखो अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि ना तो आज तक कभी एग्जाम में आया और ना आगे चल के कुछ आएगा, और ना ही इस पॉइंट से आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग बैठ रही। तो वाई टू स्टडी दैट, मतलब क्यों आप अपने मटेरियल को अननेसेसरीली बड़ा कर रहे हो। ठीक है आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट आपको एग्जाम पर्पज भी सोचना पड़ेगा। आप कितना ही मटेरियल रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या चीज़ रिलेवेंट है और क्या चीज़ नहीं है। अब ये वाली चीज़ बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़े जा रहे हो इसे, तो अगर ऐसा कुछ है तो इसको आपको ऑनेस्टली काटना पड़ेगा अपने मटेरियल में से। एक तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। दूसरी, अब देखो ये वाला जैसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपके इनकम टैक्स के हैं, ठीक है, डीटी। तो अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये वैसे तो आपको लगेंगे कि ठीक है, मतलब फैक्चुअल पॉइंट्स हैं तो हो सकता है आ जाए, बट अगर आप इन्हें एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तो कभी इस चीज़ का क्वेश्चन ही नहीं आ सकता। अब जैसे ये स्पेसिफिक पॉइंट है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के लिए, तो यार कभी इस चीज़ का क्वेश्चन ही नहीं आ सकता। तो वाई टू वेस्ट आर टाइम ऑन दैट। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, मतलब इन पे अपना टाइम लगा रहे हो, तो ऑनेस्टली आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। मतलब मुझे इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, बट अगर आप डाउट पूछ रहे हो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है। बट अगर आप डाउट पूछ रहे हो अपने एग्जाम से 4 महीने पहले और आप इन चीज़ों के डाउट पूछ रहे हो, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। इवन जैसे डिडक्शंस में चैप्टर 80 सेक्शन 80 EA ये सारी एकदम इरेलेवेंट सेक्शंस है। अगर आप इनका भी इनमें भी आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, तो ऑनेस्टली आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। तो एक तो ये चीज़ अपन को देखनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स प्रोविजन सेक्शन 48, ये जो आपके रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे जो रुपी अप्रिसिएशन होता है उसे अपन को इग्नोर करना होता है, ये वाला पॉइंट है। अब इस वाली चीज़ पे आपका कभी क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, तो वाई टू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। एंड जब मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो ये वाली चीज़ आपको तभी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी जब आपने पिछले 5-10 अटेम्प्ट्स के पेपर एनालाइज कर रखे हो। एंड अगर आप रैंक के लिए टारगेट कर रहे हो तो 5-10 तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 3-4 अटेम्प्ट के तो आपको एनालाइज करने पड़ेंगे। तो उसके बाद आपको ये चीज़ क्लिक होंगी कि यार इन चीज़ों पे अपना क्वेश्चन कभी बन ही नहीं सकता, तो अपन क्यों इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अदरवाइज आप शायद अपना मटेरियल इतना बड़ा कर लोगे कि आप उसे कभी कवर ही नहीं कर पाओगे अपने एग्जाम टाइम में। तो आपको ये हमेशा इंश्योर करना है कि आपका मटेरियल टू द पॉइंट हो, जितना एग्जाम रिलेवेंट है उतना ही हो, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ऑडिट होती है, तो जो ऑडिट का आपका सिलेबस है उसमें हर एक ऐसे में आपके ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। कुछ एक 4-5 एसेज में आपके वो रिलेवेंट होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द एसेज में वो रिलेवेंट ही नहीं है, आप उन्हें पढ़े जा रहे हो। अब आप बोलोगे यार ये तो पॉइंट्स में दिए होते हैं, तो देखो पॉइंट्स में दी हुई, जैसे मैंने आपको बताया था, पॉइंट्स में दी हुई हर चीज़ आपकी रिलेवेंट नहीं होती, 5-10% चीज़ आपकी रिलेवेंट होती है। तो वो चीज़ आप खुद ही फिल्टर आउट करनी पड़ेगी, एंड ये चीज़ आप तभी देख पाओगे जब आप एक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट की, दूसरा आपने मल्टीपल जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आपने एनालाइज कर रखा हो, तभी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। तो ये चीज़ आपकी आ जाती हैं इसमें। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट हो या फिर आपको कोई भी गाइडेंस वगैरह रिक्वायरमेंट हो, तो जरूर से आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।